हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरब आपके लिए फिर से एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। नया नहीं है, आपको जो कल इसी टाइम शाम के टाइम जो आपको पुलिस ऑफिस जो बन रहा था नया, उसमें वायरिंग कराई थी। तो उस वायरिंग का सिंगल लाइन डायग्राम और बाकी आगे का क्वेश्चन, एक नई ट्रिक है आज, जिससे कि हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद टेबल को बहुत छोटा करके, मतलब बाकी सारी चीज़ें और कंड्यूट का भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा। ये देखना आप कितने मज़े का क्वेश्चन है आज का। आज कंड्यूट, आप जो कंड्यूट की कैलकुलेशन में अभी तक आज 3-4 पेज भर देते थे, तो वो अब 3-4 पेज नहीं भरने पड़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजी एक ट्रिक बताऊंगा आज मैं आपको, जो कि आपका कंड्यूट और वायर कैलकुलेट कराएगी और बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस। तो पुलिस ऑफिस वाली वायरिंग है, जो कि कल वायरिंग प्लान इसका प्रिपेयर करा दिया था हमने, और उसका सिंगल लाइन डायग्राम आज बनाएंगे। अगर आपने वो वायरिंग प्लान वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम तब तक हमें समझ में नहीं आता है जब तक कि हम उसको पूरा वो नहीं कर लेते हैं, वायरिंग प्लान को पूरा अच्छे से नहीं समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, जब तक आप वायरिंग प्लान को नहीं समझेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम तो आपकी समझ में आने से रहा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू कि पहले आप जाके वो वायरिंग प्लान वाला वीडियो देखो, उसके बाद आप इसको सिंगल लाइन डायग्राम को आगे बढ़ाना। मज़ा आएगा वीडियो में और अच्छा भी लगेगा। ओके गाइस, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और दूसरे लोगों से शेयर करना, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक से बताया इसमें, कि ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही मज़ेदार, एकदम एकदम नया। आप इंटरनल वायरिंग के आप सब ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, और आप सब काफ़ी लेंथी भी लग रहा होगा आपको, तो आपका वो सब टाइम बचाने के लिए ही मैंने ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन किया है, और आपको अच्छा लगेगा वीडियो, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं फिर बिना इंतज़ार के आपका वीडियो। ये पहले मैं आपको वायरिंग प्लान दिखाई देता हूँ कि क्या क्या था और कैसे कैसे था। देखो, कुछ इस प्रकार था। ये तो था आपका ऑफिसर रूम, हाँ ये तो था ऑफिसर रूम, ठीक है। ये था रिकॉर्ड रूम, ठीक है। ये था ऑफिस, ठीक है। ये था बरामदा, और ये था आपका टॉयलेट। ये इस तरीके से 5 जगह स्विच बोर्ड लगने वाले थे इसमें। ये ऑफिसर रूम तो ऑफिसर का कमरा, ये रिकॉर्ड रूम था, और ये आपका ऑफिस था, और ये आपका बाथरूम था, और ये आपका बरामदा था। ये आपको कहाँ से पता लग पाएगी पूरी डिटेल? जब आप वो वायरिंग प्लान वाला वीडियो एक बार देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले वो वायरिंग प्लान का वीडियो ही देख के आएंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर। ऐसी उम्मीद है कि आप वो वायरिंग प्लान का वीडियो जरूर देख लेंगे, और क्योंकि देखिए, मैं इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ही ना आएगा तो क्या फ़ायदा है फिर आपका, है कि नहीं? आपको अगर चाहते हो आपकी ये क्वेश्चन समझ में आए, तो आप भैया वो वायरिंग प्लान वाला वीडियो देखा हो। बस वायरिंग प्लान वाला वीडियो अगर आप देखा होगे ना, तो ये क्वेश्चन वाकई में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इतना इजी एक्सप्लेन किया है कि शायद इंटरनल वायरिंग का किसी और क्वेश्चन में वो ट्रिक अभी तक नहीं बताई गई है जो आज इस क्वेश्चन में बताई जाएगी। क्योंकि क्या है कि इंटरनल वायरिंग के जो बाकी के क्वेश्चन हैं, उनमें ऐसा नहीं कि मैंने आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इजी वे में ही एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को उन क्वेश्चन से भी इजी कर दिया है। तो जब वो इतने इजी लगे हैं आपको, तो सोचो ये कितना इजी लगेगा। ओके गाइज, अगर आप पहली बार कोई वीडियो चैनल का देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कि EDD फर्स्ट और EDD सेकेंड दोनों ही क्लासेस, दोनों ही बुक्स के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। जाके आप वो जरूर लिंक एक बार देख लो। प्ले लिस्ट है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8
ये हैं आपके EDD सेकंड के और EDD फर्स्ट की पूरी बुक एक साथ डाल रखी है। स्पेशली इंटरनल वायरिंग का ये 10वां या 11वां वीडियो है आई थिंक। बच्चा देखो आप कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितनी सारी वीडियो बनाई है। ये मेरी तरफ से इंटरनल वायरिंग का आखिरी वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि इंटरनल वायरिंग का कोई और सवाल कराया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, या आप हमें ईमेल कीजिएगा या कुछ और चीज़, है ना। चलिए मैं एक बार वायरिंग प्लान को थोड़ा सा 2-4 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ये वायरिंग प्लान अगर समझ में आ जाएगा तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आ पाएंगी। सिंगल लाइन डायग्राम देखिए पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि खुद वायरिंग प्लान को आपको समझाना आधा घंटा खर्च होता है, तो वो आधा घंटा मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ, और आप जिन लोगों ने देख लिया है वो लोग ऑलरेडी वो आधा घंटा दे चुके हैं। तो मैं दोबारा वही चीज़ें बता करके उनका आधा घंटा वेस्ट नहीं करूँगा, ना अपना आधा घंटा खर्च करूँगा। तो केवल 2-4 मिनट में आपको ये वायरिंग प्लान में समझाया देता हूँ, और फिर जैसे ये वायरिंग प्लान क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आगे सिंगल लाइन डायग्राम की तरफ रुख कर लेंगे, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए मैं बस एक बात शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ। वो बात ये है कि कई स्टूडेंट हैं, मैंने कमेंट में पढ़ा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आप वीडियो को लंबा खींच देते हैं। अरे एक ही पॉइंट को 2-2 बार या 3-3 बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चा हर एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो एक ही बार में बात को समझ जाए, और मेरा पर्पज़ केवल उन स्टूडेंट को ही पढ़ाना नहीं है जो एफिशिएंट है, मैं उनको भी पढ़ाना चाहता हूँ जो एफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रही है बात आपकी? मैं उन लोगों को भी पढ़ाना चाहता हूँ जो पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा सीखे, इसीलिए चीज़ों को मैं 2-2 3-3 बार कभी कभी बोलना पड़ जाता है। तो आपको क्या यार, आप अच्छा मान लो कि मैं एक बात बोलूँ कि मैं अच्छा हमने यहाँ पे बल्ब लगाया, अच्छा ठीक है हम यहाँ से गए फिर हमने ऐसे करके ये बल्ब लगाया, मैं अगर ये बात बोलता हूँ तो अगर मैंने इस बात को 2 बार भी बोल दिया तो अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो गया, और जिसको एक बार में समझ में नहीं आया था उसको समझ में आया, है कि नहीं। तो आप कभी भी इस बात से ऐतराज़ मत किया करो कि सर एक ही बात को 2 या 3 बार बोल देते हैं। वो केवल आप ही के लिए बोलता हूँ मैं। वीडियो लंबा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप खुद बच्चा न्यूमेरिकल करके देख लो यार, 40-50 मिनट से कम में अगर आप इंटरनल वायरिंग का एक न्यूमेरिकल कर दो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके या मैसेज करके, सर मैं तो इतने कम टाइम में न्यूमेरिकल कर दिया हूँ और बहुत अच्छी बात है। तो आप सोच के देखो, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, अगर मैं भी ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम कोई आए अगर और मैं ये न्यूमेरिकल मेरे साथ कोई करवाने बैठ जाऊँ, तो अगर आप स्टॉप वॉच लगा दोगे ना तो इस न्यूमेरिकल को करने में मुझे कम से कम, अपना बता रहा हूँ खुद का, 25 मिनट तो ज़रूर लग जाएंगे। 25 मिनट तो पक्का लग जाएंगे इतना साफ और क्लियर तरीके से करने में, क्योंकि बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके लिए मैं पूरा बना के प्रिपेयर करके लाया हूँ, तो समझाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही सकता है चीज़ों को, है ना। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 3-3 बार चीज़ें ना बोलूँ, लेकिन ये है कि मैं आप ही के लिए बोलता हूँ वो चीज़, किसी और के लिए नहीं, सब कुछ आप ही के लिए है। ठीक है बच्चा, चलिए वायरिंग प्लान में मैं आपको बताता हूँ। हमने ये पूरा 2.5 मीटर था बरामदा, यहाँ पे हमने 1 मीटर जगह छोड़ के मेन स्विच लगाया था, फिर 0.5 मीटर जगह छोड़ कर डीबी लगाया था, फिर 1 मीटर ऐसे गए थे, 1.5 मीटर ऐसे गए थे, स्विच बोर्ड 1 लगाया था, इसके ऊपर बल्ब लगा दिया था। उसके बाद फिर स्विच बोर्ड 2 में गए थे, स्विच बोर्ड 2 में बल्ब लगा दिया था, फिर ये पंखा लगा दिया था। स्विच बोर्ड 3 में गए थे, उसके बाद 1 मीटर की जगह छोड़ कर बल्ब लगाया था, फिर 1 मीटर का पंखा लगाया था, फिर इसके ऊपर एक बल्ब लगाया था। उसके बाद हम ये एक सर्किट था हमारा, और ये एक सर्किट के 2 वायर से इन सबको सप्लाई दी थी हमने, और ये हमारा ख़त्म हो गया था। ऐसा मैंने डिटेल में वायरिंग प्लान में बता रखा है, आप ये मत सोचना कि सर ने बहुत जल्दी से बता दिया। दूसरा वीडियो है, प्लीज़ जाओ डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके टाइटल पर सबसे पहले लिंक आएगा, तुरंत क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना। उसके बाद हम दूसरे सर्किट में हमने ये वाला और ये वाला स्विच बोर्ड रखे। हम जो है मेन स्विच से स्विच बोर्ड नंबर 4 में गए, 1 मीटर का डिस्टेंस चल के ये बल्ब लगाया, फिर इस बल्ब से ही बल्ब वाले HR से निकल के हम स्विच बोर्ड नंबर 5 में पहुंच गए। ठीक है,
फिर स्विच बोर्ड नंबर 5 में आधा मीटर पीछे को आके हमने ये बल्ब लगाया फिर से, और फिर हमने ये फैन लगाया, फिर ये बल्ब, ये वाला फैन, ये वाला बल्ब और ये वाला फैन। ये पॉइंट हमने कैसे कैसे लगाए ये हमें टेबल में दे रखा था, है ना। ये पॉइंट हमने जो है एक भी पॉइंट खुद से नहीं लगाया है, ये सारे के सारे पॉइंट हमको टेबल में दे रखे थे। तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो टेबल से ही लगाए हैं, खुद से मैं कुछ भी कभी भी नहीं लगाता हूँ भैया। मैं हर चीज़ केवल रूल से ही करता हूँ, खुद से कुछ कर दें इतनी हिम्मत का है वाला, है ना। और आप भी, पता है मैं आपके लिए बस एक ही बात कहूँगा, आप मेरे प्रोसेस को ना आंखें बंद करके फॉलो कर लो यार, मेरा भरोसा रखो, मैं गारंटेड अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब आपको कभी मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा यार, इतना तो भरोसा रख सकते हो मेरे ऊपर, है कि नहीं भरोसा। तो आप बिल्कुल भरोसा कर लो, बिल्कुल बिंदास भरोसा कर लो, सच में जरा सा भी आपका बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। एकदम प्रॉपर तरीके से मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, रियल है, रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो आप मेरी बात पे भरोसा करो यार। अगर आप कुछ रेगुलर स्टूडेंट हैं इस चैनल के जो कि ठीक ठाक हैं, और अगर आप हो रेगुलर स्टूडेंट तब भी अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको पता है ना कि मैं आपको कोई भी बात गलत नहीं बताता कभी भी। जब आपको मैं कोई बात गलत बताता नहीं तो आप क्यों भला इतनी दिक्कत ले रहे हो। आप बस मेरी बात पर भरोसा करो, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता है एक ही क्वेश्चन को करने के 4-5 तरीके होते हैं, तो आप जो तरीका आपको बेटर लगता है वीडियोज़ देख करके उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर मैं एक ही तरीके से 5-5 6-6 क्वेश्चन कराऊँ आपको तो बोरिंग लगेगा, और आप क्यों देखेंगे भला। अगर आपको वो एक तरीका एक ही बार में समझ में आ जाएगा तो आपको फिर दोबारा देखने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में एक नया तरीका लेके आता हूँ ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, बिल्कुल भी गलत नहीं है, इतना सा भी गलत नहीं। ठीक है गाइस ये वाला वायरिंग प्लान है। एक बार जरा ना आप इसको मेरे कहने से अपनी कॉपी पे नोट कर लो, या फिर आपने पहले से नोट कर रखा है तो अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने पहले से नोट कर रखा है तो हमको वहाँ आसानी रहेगी, वरना मुझे बार बार वायरिंग प्लान में आना पड़ेगा वापस। अच्छा यहाँ से आ गए, देखो यहाँ से आ गए, ऐसा मुझे बार बार आना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मुझे बार बार ना आना पड़े तो आप इसको जो है अभी एक पेपर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा, एंजॉय हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज हम मेन स्विच को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। हम जो है मेन स्विच को काउंट नहीं, वैसे क्योंकि क्या रहता है कि ज़्यादातर जगह पे मेन स्विच डीवी एक ही जगह लगे होते हैं। तो भले से मैंने वायरिंग प्लान में कहा था कि यहाँ पे मेन स्विच और डीवी को जो है पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिस में अलग अलग लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं। टेक्निक तो हर जगह फॉलो की जानी है अगर मॉडर्न टेक्निक है तो इसीलिए हम केवल डीवी ले रहे हैं, मेन स्विच नहीं ले रहे हैं। हम केवल डीवी ले रहे हैं, हम कोई भी मेन स्विच नहीं ले रहे। ठीक है गाइस, तो डीवी से शुरू करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे 2 सर्किट बने। कैसे बने 2 सर्किट? हमारे पास में 14 पॉइंट थे, 14 पॉइंट्स थे लाइट फैन के और सॉकेट के, 14 पॉइंट्स थे। तो रूल ये कहता है कि जब 10 पॉइंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो दूसरा सर्किट बनाना पड़ता है। तो यहाँ 10 से ज़्यादा हो गए इसीलिए दूसरा सर्किट बनाना पड़ा। यहाँ 10 से ज़्यादा पॉइंट हो गए इसीलिए दूसरा सर्किट बनाना पड़ा। ठीक है बच्चे, चलिए तो 2 सर्किट बने। और आप ये सब जानते हैं कि 2 सर्किट का मतलब क्या, कि डीबी से 4 वायर निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 4 वायर। यही तो मतलब है 2 सर्किट का। 2 सर्किट का मतलब क्या है कि डीबी से हमारे 2 वायर तो एक सर्किट को सप्लाई देंगे और 2 वायर दूसरे सर्किट को सप्लाई देंगे। अच्छा, अब जरा बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात सुनना आप। ये वायरिंग इतनी अच्छी की गई है कि ये सर्किट नंबर 1 है और ये सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 1 का और सर्किट नंबर 2 का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब कि सर्किट नंबर 1 को आप डीबी के एक तरफ चला दो और सर्किट नंबर 2 को आप डीबी के
दूसरी तरफ चला दो। बिल्कुल मस्त, बिल्कुल आसान। सर्किट नंबर 1 को आप डीबी के एक तरफ, सर्किट नंबर 2 को आप डीबी के दूसरी तरफ। और ये सबसे मस्त वायरिंग होती है जिसमें सर्किट्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि सर्किट्स में जब ओवरलैपिंग होती है, क्लैश करने लगते हैं सर्किट के वायर और कंड्यूट, तो आपका कन्फ्यूज़न कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन तब भी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी वे सिखाऊं वायरिंग करने का। तो बच्चे एग्ज़ाम में इससे भारी क्वेश्चन तो आपको आने वाला है नहीं, ये तो आप अच्छे से समझ लो। चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, चाहे आप थर्ड ईयर में हैं, दोनों का ही टॉपिक है, इसलिए दोनों का कॉमन टॉपिक है, इसलिए कॉमन वीडियो बनाता हूँ मैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि ना थर्ड ईयर ना सेकेंड ईयर, दोनों में से किसी को भी इससे भारी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। या आएगा ऐसा, मतलब इस लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल ये होगा, या फिर इससे लो डिफ़िकल्टी लेवल होगा। इससे हाई डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, गारंटी। ठीक है, चलिए। तो सर्किट्स, इसीलिए मैं वायरिंग कुछ इस प्रकार कराता हूँ, कोशिश करता हूँ इस प्रकार वायरिंग कराने की कि सर्किट्स ओवरलैप ना करें। आप भी कोशिश करना मेरे बच्चे कि सर्किट्स आपके ओवरलैप ना करें। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हम डीबी लगा दिए। अब यहाँ जरा आपका मैं कन्फ्यूज़न दूर किए देता हूँ। वायरिंग का एच आर कितना है वो मैंने ना वायरिंग प्लान में बताया था, आज बता रहा हूँ मैं। एच आर है वायरिंग का 4 मीटर। जो छत थी, जो सीलिंग की हाइट थी, हाइट ऑफ सीलिंग जो थी वो थी हमारे पास 4.5 मीटर। ये यहाँ पे फ्लोर और ये छत, ये 4.5 मीटर है पूरा। तो इस 4.5 मीटर से 0.5 मीटर नीचे हम आए और हमने जो है फर्श से 4 मीटर पे एच आर रखा है अपना। फिर से सुन लेना, एच आर कितना है? एच आर है हमारे पास 4 मीटर, 4 मीटर्स। कहाँ से? फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि फर्श से। अब आगे तो फर्श से 4 मीटर एच आर हो गया, गुड, कोई बात नहीं। तो डीबी और एच आर के बीच की दूरी कितनी होगी, और स्विच बोर्ड और एच आर के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहली बात तो आती है ये। तो जरा आप ध्यान हो, तो डीबी जो है वो फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगता है, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर। और ये है आपका एच आर। एच आर कितना है? 4 मीटर, और ये 1.5, यानी कि इस 4 मीटर में से जब ये 1.5 मीटर ख़त्म कर देंगे तो ये एच आर और डीबी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया ना? तो अच्छा, अभी पता कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहा होगा, तो इसीलिए चीज़ें मुझे 2 बार एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं बच्चे। आप बिल्कुल चिंता ना किया करो कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब यकीन मानना, मैं खुद के टाइम की वैल्यू जानता हूँ, इसीलिए आपका टाइम तो मैं कभी वेस्ट नहीं करूँगा। खुद को मुझे पता है कि यार आपको पता है ये वीडियो इतनी आसानी से न्यूमेरिकल मिल रहा है, तो आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कभी देखो प्रिपेयर करके, फिर पीपीटी प्रिपेयर करके, फिर पीपीटी प्रिपेयर, घंटा भर तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने में लग जाएगा पूरे तरीके से, अच्छे से साफ साफ। फिर उसके फ़ोटो क्लिक करने, फिर उनको स्कैन करना है, फिर उनका एक पीपीटी बनाना है। आप खुद सोच के देखो कितना ज़्यादा झंझट है। तो मैं जब खुद इतने ज़्यादा टाइम से गुजर के आता हूँ तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मुझे पता है, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, बस इसलिए 2-2 3-3 बार चीज़ें बोलनी पड़ती हैं कि हर कोई समझ जाए। तो 4 मीटर में से हमने ये 1.5 मीटर माइनस किया, ये आ गया एच आर के और डीबी के बीच का डिस्टेंस। और ये कितना है आपके सामने स्क्रीन पर, कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कितना है? 2.5 मीटर। स्विच बोर्ड की बात कर लेते हैं। स्विच बोर्ड लगा होता है फर्श से 1.25 मीटर। कहाँ लगा होता है? कहाँ लगा होता है? फर्श से लगा होता है स्विच बोर्ड 1.25 मीटर। कहाँ पे? 1.25 मीटर। अब फर्श से 1.25 मीटर, जब हम 4 मीटर में से 1.25 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 2.75 मीटर। देखो सारे स्विच बोर्ड 2.75 है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया है?
यहाँ से आपको क्लियर ये हो गया है कि आपके जो सारे के सारे स्विच बोर्ड हैं वो 2.75 मीटर है स्विच बोर्ड और एचआर के बीच की दूरी। डीबी और एचआर के बीच की डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए। और गाइस ये जो सिंगल लाइन डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आप जैसे ही किसी स्टूडेंट ने प्रिपेयर मुझे करके दिया है, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये किसी स्टूडेंट ने ही मुझे प्रिपेयर करके दिया है, इसमें कि कोई गलती ना होने पर मैंने इसी को वीडियो में डाल दिया है। ठीक है बच्चा, चलिए। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि इतने अच्छे से काम करें कि मैं आपके डायग्राम भी वीडियो में डाल सकूं, है ना। तो आप बिल्कुल साफ साफ काम किया करो, क्लीन एकदम, और सॉल्यूशन सेंड किया करो मुझे क्वेश्चंस के। नए नए क्वेश्चन बनाओ आप खुद से। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत भी नहीं। इस वीडियो के ख़त्म होने पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाऊँगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके जैसे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ है, और देखो आपकी बिना किसी गलती के है, ठीक है। चलिए, तो हमने लगा दिया डीबी से हम 2.5 मीटर चले 4 वायर के साथ। 4 वायर क्यों, 2 चले जाएंगे इधर और 2 चले जाएंगे इधर, ठीक है। 2 सर्किट नंबर 1 के और 2 सर्किट नंबर 2 के। तो हम जो है 2 वायर लेके इधर को जाने वाले हैं अब, ठीक। यहाँ से 2 वायर निकाले और हम इधर को चलना शुरू कर दिए, देखो 2 वायर है ना। उसके बाद हम जो है फिर ये डिस्टेंस कितना, ज़रा एक बार देख लें। ये वाला डिस्टेंस मेंशन करना भूल गया है बच्चा, तो मैं आपको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कराए देता हूँ। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कितना है पीछे डायग्राम में। ये यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, इस वाले डिस्टेंस की। तो ये कितना है देखो, 1 मीटर, नीचे देखो जस्ट 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर। 1 मीटर इधर वाला, 1.5 मीटर इधर वाला, कितना है 2.5 मीटर, है ना। तो वो बच्चा मेंशन करना भूल गया है, लेकिन आप इसको लिख लेना। ये डिस्टेंस भी 2.5 और ये भी 2.5, ठीक है। चलिए, अब हम स्विच बोर्ड नंबर 1 के ऊपर लगे हुए बल्ब में पहुंच गए, ठीक है। हमने अब स्विच बोर्ड नंबर 1 में जाने वाले हैं, और स्विच बोर्ड नंबर 1 में कोई भी सॉकेट नहीं लगा। तो हम स्विच बोर्ड नंबर 1 में एक वायर ले जाएंगे, और एक वायर फेज का वायर ले गए, और फेज का वायर निकाल के हम स्विच बोर्ड नंबर 2 में ले गए, वही वाला। तो यहाँ कितने वायर हो गए, 2। एक वायर तो आया, एक गया स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए, तो 2 वायर हो गए। एक वायर तो आया और एक वायर गया स्विच बोर्ड नंबर 2 के लिए, तो 2 वायर हो गए। और एक वायर फेज का यहाँ से निकलेगा और यहाँ को इस बल्ब को सप्लाई देने के लिए। तो ध्यान से देखा जाए तो कितने वायर हो गए, एक वायर आया, एक वायर स्विच बोर्ड नंबर 2 में गया, और एक वायर निकला इस बल्ब के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कितने वायर हो गए, 3 वायर। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 3 वायर। कितना लिखा है यहाँ पे हमने, 3 वायर। और गाइज ये इसकी गलती स्टूडेंट की कि डंडा खींच के 3 नहीं लिखते हैं। 3 वायर तक आप ये ऐसे डंडे खींच सकते हो, ये वाले 3 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 वायर तक आप डंडे खींच सकते हो। 3 के ऊपर ही एक डंडा खींच के नंबरिंग की जाती है। 3 होने पर अगर 3 वायर हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, उनको केवल डंडे खींच के रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना, 3 वायर होने, एक वायर हो तो एक डंडा खींच देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। 2 वायर हैं तो दो डंडे खींच देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। वैसे ही अगर 3 वायर है तो 3 डंडे खींच दो, लिखना कुछ नहीं है। लिखा कब जाएगा, लिखा जाएगा 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 वायर होने पर लिखा जाएगा। 5 6 4 से ज़्यादा कितने भी वायर हो सब पे लिखा जाएगा, 4 पे भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 वायर होने पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेटर वे कि आप 3 डंडे खींच दो। ये देखिए 3 डंडे खींच दो, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिएगा मत। पता है, ये आप इसको एक स्टूडेंट के बनाए हुए सिंगल लाइन डायग्राम की तरह ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग भी यही गलतियां करते हो। तो आज मैं बिल्कुल चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहेगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग भी गलतियां कर सकते हो, जब बनाएंगे तो आपसे भी गलतियां हो सकती हैं ऐसी। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट का ही न्यूमेरिकल लिया है और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए गलतियां होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन गलतियों से सीख ना लेना ये बहुत बड़ी गलती है।
तो अगर आप गलती कर रहे हो न्यूमेरिकल करने में तो वो इशू ना है, इशू ये है कि आपने गलती की फिर आप उससे सीखे भी नहीं कुछ, तो बड़ी थोड़ी दिक्कत है ना। चलिए तो स्विच बोर्ड नंबर 1 में पूरी वायरिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी गलती मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टूडेंट की जो इसने सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर किया है, वो ये है कि इनको ये जो बल्ब लगाने हैं वो HR पे नहीं लगा सकते। ये जो बल्ब इन्होंने लगाए हैं ये होशियार समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे बल्ब HR पे लगाएंगे, गलत है। आपको मैंने अभी क्या बताया कि HR लिया गया है 4 मीटर। अब सोच के देखो, छत के अगर बिल्कुल कोने पे आप बल्ब लगा दोगे तो रोशनी कहाँ इस तक आएगी भैया, फर्श तक। रोशनी फर्श तक कैसे लेकर आओगे फिर? अगर छत के बिल्कुल ऊपर कोने पे बल्ब लगा दोगे तो रोशनी कहाँ से लाओगे? एक प्रॉपर रोशनी कमरे में लाने के लिए लाइट सोर्स की ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए फर्श से। ये बात को अच्छे से दिमाग में गांठ बांध लेना, आज जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना। 90% लोग आप ये गलतियां करते होगे क्वेश्चन में, आपके मन में बस भ्रम पड़ गया है कि हमको जो लाइट पॉइंट है वो HR पे लगाना है। अरे ना भैया, HR पे नहीं लगाना। वो जो लाइट पॉइंट लगाना है वो तब HR पे लगाना है जब HR 2.5 मीटर पे हो। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमने शुरू में HR को 2.5 मीटर ही लिया था, इसीलिए सारे के सारे लाइट पॉइंट HR पर लगाए गए थे। लेकिन अब जब छत ऊंची होने लग गई है तो HR हमारा 4 मीटर भी आ रहा है, कभी कभी 3.5 भी आ रहा है, कभी कभी 3 मीटर भी आ रहा है। तो उन सभी कंडीशंस में आप जरा मेरी ये बात गांठ बांध लो, यहाँ बुद्धि में भर लो अच्छे से कि लाइट पॉइंट को आपको फर्श से 2.5 मीटर ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो डायग्राम बना है इसको कोई गलत साबित कर देगा ना, इसको कोई गलत साबित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हो कि एक अच्छी वायरिंग की जाए तो उसको 2.5 पे लगाना है। लेकिन ये जो है इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलती है, कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता। और इस डायग्राम पर भी वो पूरे मार्क्स देगा। तो अगर आप भूल जाते हैं तो आप HR पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सके तो कोशिश करना कि आप लाइट पॉइंट को फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगाओ। और इस बात को इतने मोटे मोटे अक्षरों में अजप्शन में डाल भी देना कि हमने अपने लाइट पॉइंट फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगाए हुए हैं। जैसे ही एग्जामिनर वो आपकी वो बात पढ़ेगा कि आपने लाइट पॉइंट फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगाए और HR आपका कुछ और है, वो समझ जाएगा कि बच्चा आता है कुछ उसको। लेकिन आप ना अजप्शन में यही चीज़ें मेंशन किया करो कि आपका HR क्या है, आपने लाइट पॉइंट कहाँ लगाए हैं, और ये सब मत बताया करो कि DV कहाँ लगाए, स्विच बोर्ड कहाँ लगाए। ये रूल है, हर किसी को पता होता है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 की सप्लाई पूरी हो गई और जहाँ इन्होंने लगाए हैं मैं आपको उसी तरीके से समझा के चलूँगा, कोई भी चेंज नहीं करूँगा। जो लगा हुआ है सेम उसी तरीके से समझा के चलूँगा। गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है, बस मैं एक नया तरीका बता रहा था कि वैसे भी कर सकते हैं और वैसे करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि अभी तक हमने सारे क्वेश्चनों में वैसे ही किया था कि फर्श से 2.5 मीटर ऊपर ही हम बल्ब लगा रहे थे, ठीक है बच्चा। चलिए, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 की वायरिंग खत्म। अब इसमें से एक वायर निकाला, इधर को न्यूट्रल बल्ब से निकाल दिया, बल्ब में से न्यूट्रल को निकाल दिया। तो 2 वायर हो गए, एक तो फेस का जा रहा है, न्यूट्रल का जा रहा है, ये लग गया यहाँ पे। और ये लिखा है कि 0.25 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि आपको देखें तो स्विच बोर्ड 1 से 2 में जाने के लिए केवल एक दीवार पार करनी पड़ी है बस, इसीलिए हमने लिखा है हाँ कि 0.25 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है बच्चा। तो ये 0.25 मीटर चल के हम जो है स्विच बोर्ड नंबर 2 में आ गए। देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड में सॉकेट लगा हुआ है, आप भी सॉकेट जरूर लगा देना। अगर जिस पे सॉकेट लगा हो आप उस स्विच बोर्ड पे सॉकेट जरूर लगाएं ताकि एग्जामिनर चीज़ों को समझ सके। अच्छा, आपका मेन पर्पज़ क्या है फिलहाल यही है ना कि एग्जामिनर चीज़ों को अच्छा समझे और आपके नंबर अच्छे आए। तो जो मैं ट्रिक्स बता के चलता हूँ उन सारी ट्रिक्स को फॉलो कर लो, बाकी कुछ भी करना है यार। कोई भी एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है कभी, ठीक है ना। अगर वो पूरा क्वेश्चन करने बैठेंगे तो
जब मुझे क्वेश्चन करने में 20 मिनट लग रहे हैं तो कम से कम पढ़ के समझने में 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। 5 मिनट, ये 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम, केवल एक क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे आपके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं पूरी कॉपी में। तो क्या आपको लगता है कि कोई इंसान एक कॉपी चेक करने को आधा घंटा देगा? सच में लगता है? नहीं ना। तो केवल यही चीज़ें इफेक्ट डालेंगे जो मैं ट्रिक्स बता के चल रहा हूँ। समझ गए आप? तो इसमें जब सॉकेट लगा है तो 2 वायर इसके अंदर आएंगे। कितने आएंगे? सॉकेट लगे होने की वजह से 2 वायर इसके अंदर आएंगे। ठीक है भैया, 2 वायर इसके अंदर आ गए। 2 वायर निकल गए, आगे वाले में चले गए। जो 2 वायर आए थे वही वाले 2 वायर निकल गए और आगे वाले सर्किट में स्विच बोर्ड नंबर 3 के लिए चले गए। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 वायर स्विच बोर्ड नंबर 2 में गए, 2 वायर स्विच बोर्ड नंबर 2 से निकले आगे वाले के लिए। 4 हो गए, है ना? 4 हो गए ना। अब अगर आपको देखा जाए तो स्विच बोर्ड नंबर 2 से ये वाली 2 डिवाइस ऑपरेट हो रही हैं जो मैंने मार्क की। स्विच बोर्ड नंबर 2 से ये दोनों डिवाइस ऑपरेट हो रही हैं जो मैंने अभी अभी मार्क की आपके सामने स्क्रीन पर। तो 2 डिवाइस के लिए कितने वायर निकलेंगे? चूंकि न्यूट्रल अंदर गया हुआ है तो न्यूट्रल बाहर भी निकलेगा। तो कुल मिला के कितने वायर निकलेंगे? 2 फेस के, 1 न्यूट्रल का। कितने होंगे? 3 वायर। कितने होंगे? 3 वायर। ठीक है, चलिए। तो 2 गए इसके अंदर, 2 आगे वाले बोर्ड के लिए निकले और 3 डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निकले। 2 और 2 4 और 3 7। कितने हो गए? 7। तो कुल मिला कितने वायर निकले हैं? 7 वायर 2.75 मीटर। ठीक है बच्चा। उसके बाद एक वायर फेस का बल्ब में छोड़ देंगे और आगे वाले 2 वायर पंखे के लिए नहीं जाएंगे, फेस और न्यूट्रल। और इसके लिए तो अलग से निकल गए। स्विच बोर्ड नंबर 3 के लिए तो ऑलरेडी निकाल दिया। स्विच बोर्ड नंबर 3 में कोई भी सॉकेट नहीं लगा तो केवल एक वायर अंदर जाएगा और आगे कोई स्विच बोर्ड लगा नहीं है तो आगे वाले के लिए कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। और रही बात न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल हम सीधा यहाँ से निकालते हुए इसको देंगे ऐसे, फिर आगे ऐसे ही बांट देंगे सब। ठीक है, तो सॉकेट नहीं लगे होने की वजह से एक वायर स्विच बोर्ड के अंदर गया और 3 वायर बाहर निकले फेस के। 4 क्यों नहीं निकले? क्योंकि न्यूट्रल अंदर गया ही नहीं तो बाहर क्यों निकलेगा? इसलिए एक अंदर गया फेस का और एक अंदर क्यों गया? ताकि वो सब स्विच को सप्लाई दे सके। तो एक वायर अंदर गया और 3 वायर बाहर निकले ताकि वो बल्ब, फैन और बल्ब को सप्लाई दे सके। तो एक वायर अंदर गया, 3 वायर बाहर निकले, कुल मिला के कितने वायर हुए? 4 वायर हुए। ठीक है, अब HR से 1 मीटर आगे चल के हमने बल्ब लगाया था। बल्ब 1 मीटर चले और बल्ब तक तो 4 ही वायर जाएंगे क्योंकि 3 फेस के और 1 न्यूट्रल का। एक फेज वायर हमने बल्ब में छोड़ दिया, आगे को रहे 2 डिवाइस। तो 2 डिवाइस से पीछे कितने वायर लगने बताए मैंने? 3 वायर। आप 2 डिवाइस से पीछे 3 वायर लगा दो, 2 फेज के 1 न्यूट्रल का। एक फेज इसमें छोड़ दिया। अब आगे जाके 1.5 मीटर, 1 मीटर ऐसे करके और आधा मीटर ऐसे। 1 मीटर तो आप ऐसे चले दूरी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्विच बोर्ड नंबर 3 का मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो आप यहाँ से 1 मीटर तो ये चलेंगे ऐसे करके पूरी खड़ी खड़ी, और आधा मीटर यहाँ से वहाँ तक ऐसे, आधा मीटर फिर 1 मीटर ऐसे होगा 1.5, ऐसे आधा फिर ऐसे 1। फिर इस पंखे से ऊपर वाला बल्ब लगाने के लिए क्या करेंगे हम कि ऐसे करके 1 मीटर फिर आधा मीटर नीचे, तो ये भी 1.5 ऐसे करके 1.5 है। ठीक है, चलिए। तो ये 3 वायर हो गए यहाँ पे 1.5, 2 वायर हो गए 1.5 और बल्ब लग गया, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सर्किट नंबर 1 खत्म। समझ में आया? सर्किट नंबर 1 खत्म। स्विच बोर्ड नंबर 3 से बल्ब के लिए एक वायर निकला, फैन के लिए और एक दूसरे वाले बल्ब के लिए। तो इसी के साथ स्विच बोर्ड नंबर सर्किट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। स्विच बोर्ड नंबर 1, 2 एंड 3 को सप्लाई मिल चुकी है और सर्किट पूरा 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या था कि सर्किट नंबर 2 बचा, जिससे कि डीबी से उस दूसरे सर्किट को सप्लाई मिलने वाली है। तो डीबी से जो 4 वायर निकले थे उनमें से 2 का तो आपने यूज़ कर लिया, उन 4 वायर में से 2 वायर्स का तो आपने यूज़ कर लिया। अब 2 वायर्स का यूज़ इन सब को सप्लाई देने के लिए करेंगे।
ठीक है, करते हैं काम। कैमरा इधर किए देता हूँ। अब DB से 2 वायर निकले और ऐसे करके स्विच बोर्ड नंबर 4 में पहुंच गए। कहाँ है स्विच बोर्ड नंबर 4? आपको दिखाता हूँ। ये DB, यहाँ से आधा मीटर और 1 मीटर, पूरे 1.5 मीटर और 0.25 की दीवार पार करने के बाद आप स्विच बोर्ड नंबर 4 में पहुंचे। DB से आप पहले आधा मीटर चले, फिर 1 मीटर चले, फिर 0.25 की दीवार पार करने के बाद आप स्विच बोर्ड नंबर 4 में पहुंचे। ठीक है, चलिए, तो वही हमने किया कि 1 आधा और 0.25, तो 1.5 प्लस 25 कितना हो गया? 1.75। तो ये देखो यहाँ से निकल के 1.75 में 2 वायर ले जाते हुए, और इस वाले स्विच बोर्ड नंबर 4 में कोई भी सॉकेट नहीं लगाए, इसीलिए केवल फेज वायर लेके जाएंगे, न्यूट्रल वायर लेकर के नहीं जाएंगे। तो केवल फेज वायर लेके गए, फेज वायर अंदर लेके गए, और न्यूट्रल वायर वो, और एक फेज बाहर निकाल दिया और एक फेज निकाल दिया आगे वाले के लिए। देखो स्विच बोर्ड नंबर 4 में एक फेज वायर अंदर गया, एक फेज वायर स्विच बोर्ड नंबर 5 के लिए बाहर निकला, और एक फेज वायर निकला है जो कि बल्ब को ऑपरेट करेगा, ऊपर जो बल्ब लगा है। तो एक फेज वायर इसके अंदर गया, एक यहाँ के लिए निकला है, और एक इस बल्ब को ऑपरेट करेगा। तो कितने वायर होगा कुल मिला के? 3। और आप ये 3 लिखना नहीं है, आपको 3 डंडे खींचने हैं, ध्यान रखना हमेशा, ये वाले इस तरीके से। 3 तक नहीं लिखते, 3 से ऊपर होने पर लिखते हैं केवल, 3 तक नहीं लिखते। अगर 3 से ऊपर है तो आप लिखो, केवल 3 है तो मत लिखो। अब हम HR पे पहुंचे। HR से अगर आप देखेंगे डायग्राम में, तो 1 मीटर हट के बल्ब लगा। ये देखो, ये स्विच बोर्ड, यहाँ से 1 मीटर चले फिर बल्ब लगाया हमने, क्योंकि ये पूरे 2 मीटर का था और बल्ब लगेगा बिल्कुल बीच में, इसीलिए 1 मीटर चल के ये वाला बल्ब लगाया। सही है। अब ये 1 मीटर चले और ये बल्ब लगा दिया हमने 2 वायर के साथ, फेज और न्यूट्रल। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे 3 वायर होने चाहिए, यहाँ पे 3 वायर होने चाहिए। 3 क्यों होने चाहिए? क्योंकि यही वाला न्यूट्रल आगे स्विच बोर्ड नंबर 5 में भी जाएगा ना। ये फेज स्विच बोर्ड नंबर 4 वाले से फेज वायर निकाल दिया, लेकिन स्विच बोर्ड नंबर 4 से फेज वायर निकालने के बाद न्यूट्रल भी तो देना पड़ेगा ना 5 से आगे डिवाइस को। तो ये न्यूट्रल बल्ब से वापस आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 वायर होना चाहिए, ना कि 2। ठीक है, ये गलती थी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2 वायर होते हुए स्विच बोर्ड नंबर 5 में भी कोई सॉकेट नहीं लगाए, तो क्या करेंगे कि जब स्विच बोर्ड नंबर 5 में भी कोई सॉकेट नहीं लगा, तो केवल एक फेज वायर लेके आएंगे। बस एक फेज वायर लाए, और डिवाइस कितनी ऑपरेट हो रही है? डिवाइस ऑपरेट हो रही है 6, 2 बल्ब, 4 बल्ब और 2 पंखे, तो 6 डिवाइस ऑपरेट हो रही हैं, इसीलिए 6 वायर उनके फेज वायर बाहर निकल जाएंगे। एक फेज वायर अंदर आया ताकि वो सब स्विच को सप्लाई दे सके, फिर उन 6 के 6 स्विच से एक एक फेज वायर बाहर निकल गए ताकि वो उन डिवाइस को सप्लाई दे सकें जो आपकी 6 डिवाइस लगी हुई हैं ऑफिस में, यानी कि स्विच बोर्ड नंबर 5। ठीक है, तो कितने वायर हो गए ओवरऑल? 7 वायर। आई होप कि 7 वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे 7 वायर क्यों लिखे? क्योंकि देखो यहाँ से जो 6 निकल के आए वो, और एक ये न्यूट्रल का, तो हो गए 7। 6 वायर तो निकल के आए पीछे से फेस के, और एक न्यूट्रल का भी साथ में, कितने हो गए? 7 वायर। चलिए, अब चूंकि इस बल्ब के आगे 6 डिवाइस लगी है, इसलिए 7 हो गई। अब एक फेज वायर हमने बल्ब में छोड़ दिया, और आगे जाके फिर 2 मीटर का डिस्टेंस चलने के बाद, 2 मीटर कैसे? आधा मीटर ऐसे और 1.5 मीटर ऐसे, वैसे हुआ 2 मीटर। आप वायरिंग प्लान में देख लेना। ये देखो, आधा मीटर ये ऊपर को, फिर 1.5 मीटर ये, हो गया 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे। अब ये फैन लग गया। अब हमने जो है वायरिंग कुछ इस प्रकार की है, ये देखो। अब मैं इसको मार्क नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप खुद से देख लीजिए कि ये तो हमने लगाया है बल्ब, ये फैन, ये भी बल्ब और ये बल्ब, और एक ये फैन, और एक उसके ऊपर बल्ब और लगा हुआ है सबसे ऊपर। अब देखो, तो बिल्कुल ऐसे प्लस के निशान की तरह है ना वायरिंग, है ना। तो अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ करना क्या है इसमें।
देखो यहाँ तक तो सप्लाई दे दिया अपने फैन तक। अब इस फैन से इधर को भी वायर जाने, इधर को भी जाने और आगे को भी जाने, है ना। तो आप क्या करोगे कि आप इस वाले बल्ब के लिए एक इसका फेज वायर ले जाओ, एक न्यूट्रल वायर ले जाओ, 2 वायर हो गए, 2 वायर गए इसमें, ठीक है नहीं। और वही वाला न्यूट्रल फिर वापस ले आओ ताकि इधर को सप्लाई किसी को आप सबको बांट सको। फिर से सुन लो, इस वाले बल्ब के लिए आप पंखे से आगे को एक तो फेज वायर ले जाओ यहाँ तक और एक न्यूट्रल ले जाओ, और फिर ये वाला न्यूट्रल वापस ले आओ ताकि आप इधर किसी को दे सको, ठीक है। तो कितने वायर हो गए यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 3 वायर। काफ़ी लोग इसको गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस फैन से एक वायर ले जाओ फेस का, एक ले जाओ न्यूट्रल का, और ये वाला न्यूट्रल फिर वापस ले आओ आगे वाली डिवाइस को देने के, ठीक है नहीं। ये बात कहानी सही है। ऐसे करके 3 वायर हुए हैं यहाँ। मैंने देखा था 1-2 स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे सेंड किया था बना करके, उनकी यही गलती थी बस, ठीक है नहीं। उसके बाद हम इस फैन से ये न्यूट्रल तो यहाँ से ले गए निकाल के इधर को, और फैन से इसका फेज ले गए, 2 वायर हो गए। फैन से इसका फेज वायर ले गए और यहाँ से न्यूट्रल ले गए सीधा, ये 2 वायर हो गए। अब ये वाला न्यूट्रल निकल के आगे वाली डिवाइस को भी जाएगा ना, ये वाले पंखे को जो लगा हुआ है, ये जो आगे पंखा लगा हुआ है ये वाला, इसको भी तो जाएगा नहीं जाएगा ये न्यूट्रल। तो यहाँ भी कितने हो गए? यहाँ भी हो गए 3 वायर। कहाँ पे हो गए 3 वायर? यहाँ भी 3 वायर हो गए। कैसे हुए? एक तो फेज गया, एक न्यूट्रल गया, और वही वाला न्यूट्रल फिर वापस आ गया ताकि ऊपर को पंखे को दे सके, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाली जगह में जहाँ मैंने पिंक मार्क किया है ना। तो इससे आगे एक लगा हुआ है पंखा और एक लगा हुआ है बल्ब। क्या क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है पंखा और एक लगा हुआ है बल्ब। 2 डिवाइस लगी है, इसीलिए यहाँ पे हो गए 3 वायर, 2 उनके फेस के और एक न्यूट्रल। उसके बाद हमने ये 1.5 मीटर कैसे आया? 1.5 मीटर कैसे आया? ये 1.5 मीटर आया, ये आधा मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे। नहीं, ये 1.5 मीटर आया सीधा छत पे। ये देखो ये वाला है, ये 1.5 ये वाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद फैन से फिर 1.5 मीटर और गए, फिर आधा मीटर नीचे को उतरे एचआर के लिए, और हमने बल्ब लगाया इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस और 2 वायर, क्योंकि वो आखिरी पॉइंट है। ओके गाइस, आई होप कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बड़े मज़े से समझ में आया होगा। इतना कोई मुश्किल भी नहीं था, लेकिन ये वायर वाला कॉन्सेप्ट नया था आपके लिए, 3 वायर वाला। ध्यान रखो, अगर वापस जाना है तो केवल उसका वायर लेके जाओ, फेज वायर, और एक न्यूट्रल लेके जाओ, फिर वही न्यूट्रल वापस ले आओ ताकि आगे वाली डिवाइस को सप्लाई दे सके। ये ज़रूरी है कंपलसरी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बहुत जल्दी से, मुश्किल से 10-15 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। डीबी से 4 वायर निकले थे, जिनमें से 2 इधर को जाने थे, 2 इधर को जाने थे। एक वायर इसमें लेके गए, एक वायर इससे निकाला और एक वायर इसको दिया, 3 वायर हो गए। 2 वायर इसमें लेके गए फेज न्यूट्रल के, 2 इससे निकाले और 3 इनके निकाले, इनको सप्लाई दे, 7 हो गए। फिर एक वायर इसमें लेके गए, इससे निकाले कितने? इससे निकाले हमने 1 2 3, तो यहाँ पे हो गए 4, और इनको सबको सप्लाई दे दी। अब डीबी से 2 वायर लेके गए ऐसे करके, स्विच बोर्ड नंबर 4 में एक लेके गए, एक यहाँ के लिए निकाला, एक इसके लिए, 3 हो गए। यहाँ पे एक लेके गए और इन डिवाइस के 6 बाहर निकाले, और यहाँ पे हो गए 7। उसके बाद हमने इन सबको सप्लाई दे दी और हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको बड़े मज़े से सिंगल लाइन डायग्राम समझ में आया होगा बच्चे। काफ़ी मेहनत लगती है यार, काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करो अभी तुरंत, एकदम क्विक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रिक की मैं बात कर रहा था वो अब शुरुआत होगी ट्रिक्स की। इसके बाद आपका काफ़ी लंबा और चौड़ा क्वेश्चन रह जाता है ना इसके बाद भी। अब वो लंबा और चौड़ा क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। इसके बाद का वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट का है, बहुत बड़ी बात, वरना 10 से कम में ख़त्म हो जाएगा। और इतना ज़्यादा आसान है वो ट्रिक। देखो कैसे ट्रिक कैसे, इस वीडियो में अगर आप देखो तो कहीं कहीं पे 2 वायर हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है,
कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 और कहीं पे 7। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो सब, ये 2 वायर हैं, मतलब इन सब डिस्टेंस में 2 2 वायर हैं, ये भी 2 हैं, है ना, और ये भी 2 हैं, ऐसे उधर भी 2 हैं। तो इन सारे के सारे डिस्टेंस में 2 2 वायर हैं, 3 3 देख लेते हैं। देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, इतनी सारी जगहों में 3 3 वायर हैं। 4 4 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 वायर हैं, यहाँ पे 4 वायर हैं, और यहाँ पे 4 वायर हैं, और इसके यहाँ पे कहीं पे 4 वायर नहीं है, ठीक है, ये 4 4 वायर हैं। इतनी जगह पे 4 4 वायर हैं, है ना। उसके बाद 5 5 वायर भी बहुत सारी जगह हैं, 6 6 भी, 7 7 भी, 7 मैक्सिमम है बस। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो, और वो ट्रिक आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता भी होगी, है ना। वो ट्रिक ये है कि आप इन 2 2 वायर वाली सारी डिस्टेंस को ऐड कर लो, केवल 2 2 वायर वाली, और फिर उसे 2 से जितना ऐड करेंगे उतने मीटर की कंड्यूट होगी 2 वायर में, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वायर निकल आया। यानी कि पहले 2 वायर वाले एक कॉलम, फिर 3 वायर वाला, 4 5 6 7, ऐसे क्या रहता है कि मैक्सिमम 7 या 8 कॉलम बनेंगे। और वैसे यार 2 2 3 3 पेज भर जाते हैं कि DB टू HR, HR टू SV1, SV1 टू B1, B1 टू F1, F1 टू ये वो, ऐसा वैसा। आसान है, मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा आसान है आपके लिए। बस यही मज़ेदार ट्रिक आपको मैं सिखाने के लिए ये वाला वीडियो स्पेशल कहा था मैंने, कि पहले 2 वायर वाले डिस्टेंस को ऐड कर लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, वायर आ गया, और जो 2 वायर वाले सारे डिस्टेंस थे वो कंड्यूट हो गया। फिर 3 वायर वाले डिस्टेंस को ऐड कर लो, जितने जहाँ जहाँ हैं सबको ऐड करके वो कंड्यूट हो गई, और जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वायर आ गया। ठीक है, मज़ेदार। उसके बाद 4 मीटर वाले कंड्यूट को ऐड कर लो। जब आप 4 मीटर वाले कंड्यूट को ऐड कर लोगे तब भी, ठीक है, तो 4 मीटर वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो ऐसे फिर 4 वायर वाला हो गया, ऐसे 5 वायर, ऐसे 6 वाला है। मज़ेदार है, मज़ा आया, लाइक करो यार। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हो, कभी अगर पता किया होगा, क्वेश्चन वोश्चन करते हो है ना। चलिए बच्चा, तो यही काम जो मैंने अभी आपको बताया, यही काम हम लोग करने वाले हैं अगले स्टेप, है ना। मैक्सिमम 10 मिनट आपके जाएंगे और आप बहुत कुछ सीख जाओगे यार। पता है आपको मैं दिखाता हूँ, देखो जल्दी है। केवल टेबल भी मैंने इसमें केवल इतना छोटा बनाया, केवल एक ही पेज में सब कुछ खत्म किया है। देखो केवल मैक्सिमम, देखो ये आपका केवल 4 पेज में पूरा क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन। जैसे 1 2 3 और 4, यानी खड़े खड़े 2 पेजों में इंटरनल वायरिंग का एक न्यूमेरिकल हो गया अच्छा खासा। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, देखिए ऐसा एक टेबल बनाना है आपको। ये फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट एंड वायर के लिए। पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर, नंबर ऑफ वायर्स, जैसे 2 3 4 5 6 7, साइज ऑफ कंड्यूट के आप इतने वायर के लिए आप ये वाली कंड्यूट यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ कंड्यूट इतने मीटर की कंड्यूट है, साथ में वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, और इसका ये लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगी। जब आप लेंथ ऑफ कंड्यूट ऐड करनी हो तो ये वाला हिस्सा ऐड कर लेना, और लेंथ ऑफ वायर ऐड करना हो तो ये ऐड कर लेना। आसान है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आएगा यार। आप बस देखते रहो। एग्ज़ाम से पहले पहले आपको क्वेश्चन करने, मेरा पहला पर्पस था कि मैं आपको क्वेश्चन करने सिखा दूँ, और वो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए। अब पर्पस है कि आपको टाइम बचाऊँ, तो अब धीरे धीरे टाइम बचेगा, देखना अब धीरे धीरे टाइम बचेगा। तो चलिए, 2 वायर 16 mm की कंड्यूट यूज होती है 2 वायर तक, ठीक है नहीं। 17 मीटर की लेंथ थी। जब टोटल हमने 2 वायर वाली कंड्यूट को ऐड किया तो वो 17 मीटर का लेंथ आया है। कितना आया है? जब हमने टोटल 2 वायर वाली कंड्यूट को ऐड किया तो 17 मीटर का लेंथ आया, 17 मीटर का, है ना। तो 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 34 मीटर। ये हो गया वायर, और 17 मीटर क्या हो गया? ये हो गया कंड्यूट। ठीक है बच्चा। और ऐसे कैलकुलेट करना आपके लिए बिल्कुल नई ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान है यार। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 4 या 5 मिनट खर्च होंगे पूरी लेंथ और वायर कैलकुलेट। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना जरूर सीख लो। 3 वायर वाले में 16 mm की कंड्यूट यूज होती है,
13.5 मीटर आया, 13.5, 3 से मल्टीप्लाई किया, 40.5 मीटर हो गया, 40.5 मीटर। इसके बाद 4 वायर वाले में 3 से ज़्यादा वायर होने पर 19 mm की कंड्यूट यूज होने लगती है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि कौन से वाले वायर में कौन सी वाली कंड्यूट? तो जितने लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उन नोट्स में टेबल बना हुआ है। बाकी आपको अगर मैं अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ तो आप प्लीज़ हमारे, अगर आप चाहिए आपको नोट्स तो आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। क्या है? polytechnicstudy2019@gmail.com। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का यूट्यूब वाला व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं ये चीज़। तो ये 4 वायर वाली आई 6.25, ऐड करने पर 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 25 मीटर। आसान है कि नहीं? कितने मज़ेदार है यार, मज़ा आया ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करो कैसे भी करके। बस 5 वायर वाला, 5 वायर तक 19 mm यूज होती है, 1.5 मीटर, 5 वायर के साथ 7.5 मीटर हो गया। अब 6 वायर से 25 mm की कंड्यूट यूज होने लगती है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त। 6 वायर से 25 mm की कंड्यूट यूज होने लगती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जामिनर देखते ही इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि आपके 1-2 नंबर तो वैसे ही बढ़ेंगे। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो अगर एग्जामिनर सबको सही से सही पे भी 18 दे रहा होगा तो आपको 19 या 20 ही मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, 2 मीटर थी ये 6 वायर वाली, 6 से मल्टीप्लाई किया 12 मीटर हो गया। अब बस ये 7 वायर वाली देख लो, 7 तक भी 25 mm का, 6 मीटर थी 7 वायर वाली, 7 से मल्टीप्लाई किया 42 मीटर हो गया। बस आसान। टोटल कंड्यूट को ऐड करने के लिए आप इनको ऐड कर दो, टोटल वायर को ऐड करने के लिए आप इनको ऐड कर दो। मज़ेदार है। 2 वायर वाली जोड़ी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 वायर वाली और ये जोड़नी कहाँ से? सिंगल लाइन डायग्राम से। सिंगल लाइन डायग्राम में देखना काफ़ी आसान है। सिंगल लाइन डायग्राम में देखा और काम खत्म हो गया। तो कंड्यूट भी निकल गई और वायर भी निकल गई। कंड्यूट को जब ऐड किया तो आया हमारे पास 46.25 मीटर टोटल, और वायर आया 161 मीटर। आसान था। मैक्सिमम मुझे समझाने में आपको 5 मिनट लगेंगे, आपको बनाने में तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, एकदम मस्त ट्रिक थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो पूरी देखते रहोगे तो यार हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। बस अब हम कंड्यूट का 10% एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसमें ये ऐड कर देंगे, हो जाएगा 50.875, इसलिए इसको लिखा है हमने 51 मीटर। ऐसी वायर का 10% लेंगे तो हो जाएगा वो 177.1 मीटर, ये हो जाएगा 178 मीटर। ठीक है, और ये कौन सा वाला वायर यूज़ करते हैं इंटरनल वायरिंग में? एल्यूमिनियम का 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर। बस आसान है। लिस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इजीली और सिंपल वे में बना के दिखा दूँगा, बहुत ज़्यादा आसानी से। एक ही पेज में आ गई पूरी लिस्ट। पहली बार मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें एक ही पेज में सारी की सारी लिस्ट समा गई हो, है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा ट्रिक से कराया क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा बेहिसाब, है ना? और जो जो कमियाँ हैं वो कमियाँ आपको बता भी दी ताकि आप उनको सुधार सकें। पूरी वीडियो में एनालाइज किया है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो 15 एम्पियर का मेन स्विच लगाया है, एक 135 रुपये का। दूसरा 15 एम्पियर 250 वोल्ट का डीबी लगाया है, 2 वे, एक 250 रुपये का मिलता है। मेन स्विच 135 का है। चलिए, उसके बाद लगाने शुरू करते हैं हम बोर्ड। जो 4 बोर्ड हैं जिनमें कम कम पॉइंट लगे हैं वो तो हैं छोटे वाले 20 बाई 15 के, और ये मिलते हैं 35 रुपये के। और जिसमें सॉकेट लगा है एक, जो 4 बोर्ड है जिन पे सॉकेट नहीं लगे वो तो छोटे वाले लगे हैं, और जिनमें सॉकेट लगा है वो लगा है 30 बाई 20 का, और ये एक अकेला 40 रुपये का मिलता है ना? उसके बाद बैक लाइट स्विच 14 पॉइंट थे तो 14 स्विच लगे, 10 रुपये का एक, 140 रुपये। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद आपको पता है पहले से ये सब चीज़ें। सीलिंग रोल्स, जितने पंखे हैं उतने सीलिंग रोल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्यूबलाइट नहीं है,
इसलिए केवल पंखे के लिए सीलिंग रोज का यूज़ होगा, जितने पंखे हैं उतनी ही सीलिंग रोज लगेंगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब सीलिंग रोज लगेंगी चार पंखे हैं, इसलिए 8 रुपये की एक, 32 रुपये की हो गए। 8 की भी मिलती है, 10 की भी मिलती है। यहाँ आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेट चेंज होते रहते हैं, बस यहाँ क्वांटिटी में चेंज नहीं करना हो सकता है ना। कंड्यूट बैंड, कंड्यूट को 5 से भाग करते हैं तो आपकी आई है लगभग 35-36 मीटर के आसपास। कंड्यूट आई है इतनी, आई है 50 मीटर के आसपास। तो वो सॉरी, कंड्यूट कपलर, कंड्यूट बैंड है यहाँ पे 7 और कंड्यूट कपलर है यहाँ पे 5, लेकिन ये आएंगे पूरे एक एक दर्जन के हिसाब से, इसलिए 12 से फालतू कभी हो नहीं सकते। तो ये हो गए 68 रुपये के और ये हो गए 36 रुपये के। ठीक है, उसके बाद 1.5 mm एल्यूमिनियम कंडक्टर 178 मीटर था, 2 रुपये मीटर, 356 रुपये का होगा। गाइज ये कंड्यूट कपलर का एक बार देख लेना आप, कंड्यूट कपलर ज़्यादा होंगे, लेकिन ये कि 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, इसलिए 12 लग गया पहले से। लेकिन कंड्यूट कपलर निकालते कैसे हैं, कंड्यूट को 5 से भाग करके। यहाँ पे 51 मीटर है इसलिए 11 कपलर होंगे, 11, लेकिन तब भी रेट तो 12 के हो गए, तो 12 लेके आए। कंड्यूट, वैसे मैंने कंड्यूट अलग अलग कैलकुलेट की थी, लेकिन हम सबसे बड़ी वाली कंड्यूट के पैसे एक साथ लगा देंगे। कंड्यूट को अलग अलग, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप कंड्यूट को 19 mm की अलग लिखो, 25 mm की अलग लिखो, 16 mm की अलग लिखो, क्योंकि आपने अलग अलग कैलकुलेट की है। दूसरी चॉइस, आप सबको एक साथ जोड़ दो और सबसे बड़ी वाली कंड्यूट के प्राइस लगा दो। तो मैंने सबको एक साथ जोड़ा है और सबसे बड़ी वाली कंड्यूट के प्राइस लगा दिए। 51 मीटर 15 रुपये के हिसाब से 765 रुपये की होगी। बल्ब होल्डर 9 बल्ब लगे हैं, 12 रुपये का एक, 108 रुपये हो गए। उसके बाद नेल्स, कोई क्वांटिटी नहीं होती, 20 रुपये लगाते हैं बस, 20 रुपये। ओके गाइस, और इसी के साथ हमारा मटेरियल लिस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और हमने जो है जब इस मटेरियल लिस्ट को ऐड किया तो आया है हमारे पास 2090 रुपये, 2090 रुपये। मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 2090 रुपये। अब हमने एकदम एक ही लाइन में लेबर, ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन करके दिया है उसकी गलती ये बच्चा, आप अगर आप वीडियो देखो ध्यान रखना, इस रुपये के सिंबल को ना पीछे लगाते हैं, यहाँ आगे नहीं लगाते। रुपीज़ के सिंबल को हमेशा शुरू में लगाया करो, बाद में नहीं। ठीक है, तो ये गलती है, इसके ऊपर आपके नंबर कट सकते हैं, बाकी आप सोच लीजिएगा अच्छा है। हमारी 15% जब लेबर कॉस्ट निकाली तो वो आई है 313 रुपये, 313 रुपये 50 पैसे। जब 5% मटेरियल कॉस्ट निकाली तो वो 104 रुपये 50 पैसे। अब हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने वाले हैं। आपको पता ही क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, एडिशन, हाजिर 2090, 313.50, 104.50। जैसे ही हमने सबको ऐड किया हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 2508 रुपये, 2508 रुपये, 2508 रुपीज़, 2508 रुपये, 2508 रुपीज़। काफ़ी आसान, काफ़ी मज़ेदार था। मैं अपना बता रहा हूँ खुद का एक्सपीरियंस, मस्त था वीडियो। आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा यार, है ना। तो लाइक ज़रूर करना, बढ़िया करके एकदम मस्त। और ये RS मत लिखा करो बच्चा, आप कोई भी RS मत लिखना, रुपीज़ का सिंबल लगाओ, यहाँ नहीं यहाँ पर, ये होता है रुपीज़ का सिंबल। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी आई है 2508, ऐसे लिखा करो पूरा, ये रुपीज़ का सिंबल लगाया और ये ऐसे डंडा खींच दिया करो, बात ये। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे लोगों से शेयर कर देना, जिस किसी को भी ज़रूरत हो, क्योंकि इतना मज़ेदार वीडियो है कि हर कोई इसको देख के इंटरनल वायरिंग के सारे डाउट दूर कर सकता है, इसको और वायरिंग प्लान दोनों को एक साथ देखें। अब आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको इस टॉपिक के PDF नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल के नोट्स चाहिए, आप हमें इस email ID पर ईमेल कर सकते हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8958617732 पर। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ग्रुप के लिंक डाल दिए हैं ऑलरेडी, है ना गाइस वीडियो मज़ेदार था, मुझे ऐसा लगता है, और आप भी ज़रूर बताइएगा
वीडियो मज़ेदार था या नहीं था। ओके गाइस, कमेंट जरूर करना यार कैसा लगा वीडियो। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।